हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और इंटरेक्टिव क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली विश्व की जलवायु क्षेत्रों के बारे में, या मैं कहूँ कि विश्व के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? बिफोर आई यूज टू स्टार्ट, देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसा मैंने अपने वैल्यू एडिशन सीरीज में भी आपको क्लियर करा था कि नो डाउट कि आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी स्वयं भी कर सकते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप स्वयं तैयारी करते हैं तो इसमें एक बड़ी समस्या ये आ सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगे उस चीज़ को गेन करने में, उस चीज़ को क्वालिफाई करने में। याद रखें कि एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा आपके जो समय है उसे बचाएगी, आपके एफर्ट्स को जो है वो मिनिमाइज करेगी और आप लेस एफर्ट के साथ जो है अपनी सिविल सेवा परीक्षा की जर्नी को प्ले कर पाएंगे। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जो मेजॉरिटेरियन क्राउड है इस फील्ड का, यानी कि जो लोग ज़्यादातर लोग जो इसकी तैयारी करते हैं, आप पाएंगे कि ये जो क्राउड है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस जर्नी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इस जर्नी में टाइम बहुत लगता है। याद रखिए ये एक यात्रा है, ये एक जर्नी है। ऐसा नहीं होगा वनडे एग्जाम की तरह कि एक दिन आप पेपर देने जाएं और उस दिन शायद आपका लक या फिर उस दिन आपके एफर्ट सारे एक साथ आपको रिजल्ट दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये एक जर्नी है जिसमें लगभग 10 से 12 महीने का समय लगता है। यहाँ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आप प्री की तैयारी करेंगे, फिर आप मेंस की तरफ जाएंगे और इसी प्रकार से आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ये एक पूरी जर्नी होगी और इस जर्नी में अगर आप पाएं तो बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता है। इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप तैयारी स्वयं कर सकते हैं, इसका मतलब है मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके पास अच्छा पेशेंस होगा। अब अगर आप ऐसा महसूस करते हैं या आप ऐसा पाते हैं कि आपको यहाँ पर एक्सपर्ट की एडवाइस की आवश्यकता है, तो याद रखिए कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अभी रक्षाबंधन के अवसर पर जो स्टडी IQ है ये आपके लिए जो है वो P2I अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस लेकर आया है। याद रखिए इन बैचेस की जो फी है ये 70,000 है, बट अगर आप कोड यूज करते हैं अपने फेवरेट फैकल्टीज का तो आप जो है इसे अभी रक्षाबंधन के अवसर पर, याद रखिए 27,999 में प्रिवेल कर पाएंगे। और ये भी याद रखिएगा, मान लेते हैं आप इसे इस डेट तक प्रिवेल नहीं कर पाए, तब भी आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन तब प्राइसेस जो है वो हाई हो चुके होंगे। क्लियर? बैच की जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अगस्त है। और ये याद रखिएगा कि आप अगर अपनी जर्नी को एक सही एंड तक अर्थात सिलेक्शन तक लेकर जाना चाहते हैं तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगी कि ट्राई करें कि एज सून एज पॉसिबल आप इसका पार्ट बने। जैसा आपको पता है कि मैं आपको इस सीरीज में जो है वो क्लाइमेटोलॉजी के साथ डील कर रहा हूं, मैं आपको जो है P2I बैचेस में आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन को डील करता हुआ पूरा मिलूंगा। जहां अभी इस सीरीज में हम जिस डेप्थ तक जा रहे हैं, याद रखिए उससे ज़्यादा डेप्थ तक हम जो है वो P2I बैचेस में जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट का पार्ट बनते हैं उन्हें फ्री टेस्ट सीरीज, साथ में सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस को जो है आप रिकॉर्डेड फॉर्म में एक से दूसरी बार भी देख पाएंगे। और साथ ही अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो याद रखिएगा आपके पास ऑप्शन होगा कि मेंस की तैयारी के लिए आप ऑफलाइन मोड पे स्टडी IQ की टीम से मिलकर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फर्दर कोई कॉस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ आपको अपने खर्चे पर जो है वो ऑफलाइन मोड पर भी, या फिर मैं आपसे कहूँ 1-to-1 इंटरेक्शन से भी आपको जो है वो असिस्टेंस देगा। क्लियर? और इसका कोई फर्दर चार्जेस नहीं होंगे। दिस वन थिंग इज अ ब्यूटीफुल एफर्ट बाय स्टडी IQ टीम। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसका पार्ट बने और अपनी सफलता को इंश्योर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट क्लास में जो हमने देखा था या लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था, ये बेसिकली मोर और लेस फोकस था अबाउट जलवायु के उस पार्ट के ऊपर जहां हमने देखा चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, प्रति चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं, इनके मध्य अंतर क्या होता है, और जो चक्रवात हैं इनमें भी आपस में क्लासिफिकेशन है। आप पाएंगे कि चक्रवात दो तरह के होते हैं, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोनों की क्या गुणधर्म है, दोनों किस प्रकार
प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं और किस प्रकार से ये एक जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, इसके बारे में देखा। अगर मैं आपको इन ब्रीफ जनरली आपको डिस्कस करूं तो याद रखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे ये प्राकृतिक आपदा हैं। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तीव्र वेग के साथ पवनें चलती हैं, लाइटनिंग और थंडर होता है, अर्थात आपको तड़ित झंझा देखने को मिलती है। दे आर सेम लाइक अ नेचुरल डिजास्टर, दे आर लाइक अ प्राकृतिक आपदा। पॉइंट क्लियर। देन अगर हम आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात से आगे बढ़ते हुए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, तो याद रखिए ये जो चक्रवात होते हैं ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक सामान्य कंडीशन है। हर बार समय के अनुसार ये जो है वो निर्मित होती है। ये भारत में प्रवेश करती है तो हम इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। याद रखिए इनका आकार वृहद होता है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अपेक्षा इनका आकार काफी बड़े होने का कारण यह है कि इनका निर्माण जो है वाताग्रों से होता है। और वाताग्र क्या होते हैं तो याद रखिए जब विषम जलवायु या मैं कहूं विषम वायु राशियां आपस में एक दूसरे की ओर गमन करती हैं तो इनके द्वारा जो एक स्लोपिंग बाउंड्री का निर्माण होता है, एक प्रवणता वाली ढाल का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं कि यह वास्तविकता में क्या है, वाताग्र। तो कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस इज कॉल्ड एज फ्रंट, अर्थात वाताग्र कुछ और नहीं है, दो विषम वायु राशियों का एक दूसरे की ओर गमन से निर्मित एक ढाल है। क्लियर है। तो यहां तक हमने पूरा कवर कर लिया, हमने सारी चीजें देख ली। इवन हमने जो है वो अगर एक आपदा को देखा तो उसके आपदा के प्रबंधन के बारे में भी देखा। इसमें मैंने छोटा सा एक सेक्शन रखा था कंट्री प्लानिंग का भी, जहां आप किस प्रकार से एक शहर को बसाएंगे। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पाएंगे कि आपको कंट्री प्लानिंग भी आनी चाहिए, आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस प्रकार से आपदा के प्रबंधन के लिए आपको कंट्री प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कंट्री प्लानिंग वाला जो पार्ट है ये आपके आंसर को एक स्टेप अहेड दिखाएगा। याद रखिए ये आपके विजन को शो करेगा कि आपका विजन कंट्री के लिए क्या है। और ये एग्जामिनेशन बेसिकली किस लिए कंडक्ट हो रहा है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है देश के ब्यूरोक्रेट के लिए। और इस प्रकार के जब डायमेंशंस आप ऐड करते हैं तो एग्जामिनर जो है वो आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा देता है। और याद रखिए कि यूपीएससी की जो जर्नी होती है वो एक नंबर की जो है वो जर्नी है, आपको हर एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ेगा। एक नंबर पे 5 से 7 पोस्ट का डिफरेंस आता है। तो प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आंसर को डायनेमिक बना पाएं, चीज़ों को इंटरलिंक करें। एक ही बात होती है, जैसा मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था हरित क्रांति के बारे में, तो वहाँ हमने डिस्कस करा कि कैसे हरित क्रांति जो है वो समाज के एकदम इन डेप्थ में जाने पर वो समाज के अंदर परिवार को चेंज करती है। हरित क्रांति जब सिविल सर्विसेज आपसे पूछेगा तो वो आपसे कहेगा इसके अलग अलग नेगेटिव एस्पेक्ट को समझाइए। नो डाउट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और नो डाउट ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं ये प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, आपको इसको लिखना भी होगा। परंतु जब वो क्रिटिकली एग्जामिन करने कहेगा तो याद रखिए इस समय पर आपको इसके अलग अलग प्रभावों को समझाना होगा। और एक सिंपल सा उदाहरण होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए एक बेस्ट थाली क्या होगी, आपका जो फूड क्विजीन है वो सबसे बेस्ट कब होता है, जब आपको उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। याद रखें कि आपका आंसर भी कुछ इस प्रकार का है। एग्जामिनर जो है वो टेस्ट करने आता है आपके आंसर को। याद रखिए वो आपके आंसर के एक एक डायमेंशन को इन डेप्थ रीड नहीं करता, बस वो आपके डायमेंशंस चेक करता है कि आपने कितने तरीके से उस बात को रिप्रेजेंट करा है। नो डाउट कि आप अगर मेंस लिखने आए हैं तो आपके पास सिग्निफिकेंट नॉलेज होगा, आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, तभी आप मेंस लिखने आए हैं। अब जो मेंस की परीक्षा है वो बेसिकली आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के ऊपर है, आप कितने ज्यादा तरीके से उस चीज को सोच सकते हैं। तो इस चीज को अपने दिमाग में बेहतर तरीके से बैठा लें कि आपको अपने आंसर में बहुत सारे डायमेंशन शो करने हैं, ना कि एक ही डायमेंशन को पकड़ के बहुत ज्यादा समझाना है। सभी लोग ये करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से आने वाले प्रश्न में कि वो जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण रासायनिक खादों और उर्वरकों के प्रयोग से जो है वो मिट्टी में सैलिनिटी अर्थात लवणता बढ़ी है, जिससे लंबे समय में कृषिगत उत्पादक क्षमता कम होती है। ये सभी के आंसर में दिखने वाला है। पर आप जब इसमें जो है वो सोशल इंपैक्ट दिखाएंगे, जब आप ये बताएंगे कि किस प्रकार से हरित क्रांति के कारण जो फैमिली की न्यूक्लियाई है अर्थात परिवार का जो केंद्र है उसमें परिवर्तन आया, जिससे समाज में परिवर्तन आया, जिससे बुर्का और पर्दा सिस्टम ज्यादा दिखा कहां, उत्तर भारत के मैदान में। इसी के साथ अगर आप उसे समझाएंगे तो आप कैंसर से लेकर ड्रग प्रॉब्लम तक उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जब ये इन ऑल टोटल सिनेरियो होगा आपके आंसर का, तब एग्जामिनर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क देगा। और ये याद रखें कि 1 या 2 नंबर आपके लिए हो सकता है बहुत मायने ना रखते हो अभी,
लेकिन जिस समय आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो आप पाएंगे कि 1 नंबर या 2 नंबर कम होने पर 3 से 4 पोस्ट तक निकल जाती हैं। अब इस कंडीशन में जहां आपकी पोस्ट या मैं कहूं आपका सिलेक्शन 1 से 2 नंबर में होना या ना होना डिसाइड होता है, वहां एक आंसर में पुट करा गया मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए इस चीज की इंपॉर्टेंस समझें और अपने आंसर में ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को ऐड करने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं। आप पाएंगे कि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा था ये बेसिकली था चक्रवात तक का पार्ट। अब हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज से हम जो है विश्व के जलवायु क्षेत्रों के विभाजन को देखेंगे। इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद रखें, एक है कोपेन का जलवायु विभाजन, क्लियर, यानी कि कोपेन ने किस प्रकार से समझाया कि विश्व में कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं या कितने जलवायु क्षेत्र हैं, एक हम ये देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि कोपेन के जलवायु विभाजन के आधार पर जो प्रश्न प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आते हैं, अर्थात आपको प्री में देखने को मिलते हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो एक पार्ट होगा हमारे प्री ओरिएंटेड, एक होगा आपके मेंस ओरिएंटेड। याद रखिए ये दोनों को हम एक साथ भी देख सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली मैं इधर लिख सकता हूं कोपेन का जलवायु विभाजन और सीधा कोपेन के जलवायु विभाजन को समझेंगे। क्या बताया है कोपेन ने? तो कोपेन ने सिंपल से जो है वो 5 लेटर से 5 जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करा है, ए बी सी डी ई। यहां पर जो बी लेटर है, जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे ए बी सी डी, ये जो 5 लेटर्स हैं इसमें से बी बेसिकली इंडिकेट करता है किसे? बी बेसिकली इंडिकेट करता है शुष्क क्षेत्र को या ड्राई एरिया को। अब याद रखें इसके अलावा जो भी आपको देखने को मिल रहा है ए सी डी ई, ये आर्द्र क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं और इसी प्रकार से शुष्कता या आर्द्रता को मापा जाएगा और मापे जाने पर जो है उसे स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी इससे इंडिकेट करा जाएगा। अब इस कंडीशन पे जहां आप पाएंगे कि कोपेन का जलवायु विभाजन काफी ज्यादा लीनियंट और सीधा है। अब इसे समझिए कि कोपेन के जलवायु विभाजन से जब प्रश्न आते हैं मेंस में तो वहां डायरेक्टली उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो सीधा लिखता है कि आप समझाइए कि विश्व में कितने जलवायु क्षेत्र हैं तथा इनका वितरण किस प्रकार से है। और आप इजीली जो है वहां हेडिंग डालेंगे कोपेन का जलवायु विभाजन, वहां 7-8 लाइन का एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जहां आप लिखेंगे कि कितने आर्द्र क्षेत्र हैं, कितने शुष्क क्षेत्र हैं और शुष्क क्षेत्र के अंदर तापमान के आधार पर वितरण किस प्रकार का है, और आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है वो उन जलवायु क्षेत्रों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, हर एक के बारे में 4-4 लाइन लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट होगा। ये कोपेन का जलवायु विभाजन है। अब इसे समझिए कि इसे पढ़ाना बहुत आसान है। कैसे आसान है? मैं यहां लिखूं और इसे स्टार्ट कर दूं और ये एंड हो जाएगा। और आप पाएंगे कि YouTube हो या कहीं भी कोई और स्थान हो, मैं दावा नहीं करता पर मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि सामान्यतः इसी प्रकार से पढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस चीज को समझें कि ये पढ़ने के बाद आपको कभी प्री के क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। कारण क्या है? कारण ये है कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चे को ये चीज इन डेप्थ पता हो तभी उसको जो है वो लिखने आएगा। पर यथार्थता ये है कि स्टूडेंट जो है इसे इजीली याद कर पाता है क्योंकि उसके पास कंटेंट अवेलेबल होता है। तो बिना समझे आसानी से कोपेन के जलवायु विभाजन को याद करा जा सकता है। और यही कारण है कि जब इससे रिलेटेड प्रश्न आपको प्री में देखने को मिलते हैं तब समस्या यह होती है कि आपके पास आंसर रेडी नहीं होता, खासकर तब जब वो क्रूशियली स्क्रूटनी करता है उसकी, मतलब बहुत सारे डायमेंशंस निकाल के उससे प्रश्न करता है। कोपेन के जलवायु विभाजन में कहीं नहीं समझाया गया कि किस प्रकार से आर्द्रता के परिवर्तन के कारण जो है जलवायु क्षेत्र में परिवर्तन आ गया। क्या कारण है कि ब्रिटेन के अंदर एक सी जलवायु होने के बाद भी, अब इस चीज को यहां से समझना स्टार्ट करें और अपने दिमाग में जो है इसे सेटल डाउन करें। क्या कारण है कि पूरे यूरोप में एक सी जलवायु होने के बाद भी यूरोप के एक भाग में कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे भाग में कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। आपको यूरोप के पश्चिमी भाग में अर्थात वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप यू विल फाइंड के यहां पर जो जलवायु है, जो वनस्पति है, जो पैटर्न है और जो कल्चर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अंदर जाने के साथ ये परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप यूरोप के अंदर जाते जाएंगे आपको जो है वो दूसरा कल्चर देखने को मिलेगा, दूसरी जलवायु देखने को मिलेगी। अब इसका कारण क्या है? क्या रीजन है कि कोपेन ने इसे 2 भागों में विभाजित करा? अब इससे प्रश्न आएगा, कोपेन ने तो सीधा सीधा समझाया कि यहां 2 जलवायु क्षेत्र हैं, पर क्यों हैं? जब आप मेंस में लिखेंगे तो आप सीधा बता पाएंगे कि 2 जलवायु क्षेत्र हैं, पर प्री में जब प्रश्न आता है तो वो सीधा आपसे पूछता है क्या कारण है कि यूरोप के अंदर कॉर्क कल्चर उपस्थित है और ये कॉर्क कल्चर खासकर आपको देखने को मिलता है पश्चिमी भाग में। क्या कारण है कि यूरोप के अंदर वीटी कल्चर या मैं कहूं
फलों की खेती, या मैं कहूं वाइन कल्चर, ये काफी ज्यादा फेमस है। क्या रीजन है कि यूरोप में यूरोपियंस जो है वो विंटर्स में फूड के बाद वाइन कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं, या फिर फूड में वाइन ऐड करके उसे कुक करते हैं। अब ये सारे जो डायमेंशंस हैं, ये डायमेंशन देखने पर ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो है वो मार्स से आने वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, पर यथार्थता ये है कि हमने उस चीज को कंसेप्चुअली नहीं समझा है। जब आप उसे कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप डायरेक्टली कोपेन का विभाजन पढ़ें तो आपको समस्या होगी। इसका सोल्यूशन यह है कि पहले कोपेन से आप समझ लें, कोपेन के जलवायु विभाजन को समझने से पहले आप ये समझ लें कि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होता है। इस प्रकार से पढ़ने पर आपको सारे प्रश्न बनेंगे जो प्री में आने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार से जलवायु का निर्धारण होता है, जिसमें आप पाएंगे कि यह है, मान लें किसी क्षेत्र की जलवायु, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं यह है किसी क्षेत्र की जलवायु। अब याद रखिए, इस जलवायु को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स को ऐड करते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहला फैक्टर जो आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली है हमारे, या फिर जिस भी क्षेत्र के बारे में आप डिस्कस करें उस क्षेत्र की आर्द्रता, अर्थात ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करेगा उसे हम कहते हैं कि ये उस क्षेत्र की क्या है, आर्द्रता है। अब याद रखिए कि आर्द्रता हो या मैं कहूं तापमान हो, इनमें आपस में संबंध होगा। यानी कि अभी जो मैं फैक्टर्स आपको बताने वाला हूं, ये सारे फैक्टर्स जो है इन ऑल टोटल किसी भी क्षेत्र की जलवायु को इफेक्ट करते हैं। अब देखिए, ये है वो फैक्टर्स जो पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब याद रखें, इन सारे फैक्टर्स का आपस में भी संबंध है। जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर तापमान अधिक होने पर सामान्यतः आर्द्रता ज्यादा होती है, पर यहां मैंने एक वर्ड यूज करा है सामान्यतः। इसका अर्थ यह है कि आप पाएंगे कि तापमान अधिक होने पर आर्द्रता सामान्य रूप से अधिक होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि तापमान उच्च होने पर आर्द्रता उच्च होगी ही। क्लियर? तो मानते हैं एक्स नाम का एक प्लेस है, उसमें किस प्रकार की जलवायु होगी, ये कौन कौन से फैक्टर निर्धारित कर रहे हैं, तो उसमें से एक अहम फैक्टर है तापमान। अब यहां पर समझिए, इसे कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना। याद रखें कि मान लेते हैं किसी क्षेत्र में तापमान एक अहम भूमिका निभाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जलवायु क्षेत्र जो है वो तापमान उच्च होने के कारण एक्स नाम का हो जाएगा। तापमान अधिक होने पर आर्द्रता में परिवर्तन आता है। अब याद रखिए, जो आर्द्रता है यह सामान्यतः तापमान अधिक होने पर उच्च होती है, परंतु मरुस्थल के केस में तापमान अधिक उच्च होता है, परंतु आर्द्रता न्यून होती है, कम होती है। कारण क्या है? वहां पर जल की उपलब्धता नहीं है। इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे तो तापमान अत्यधिक कम होता है, पर आर्द्रता वहां शून्य हो जाती है। कारण क्या है कि तापमान 0 होने से हवा जो है वो अपने अंदर नमी होल्ड नहीं कर पाती, नमी जो है वो बर्फ बनकर नीचे आ जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि वर्षा, तो याद रखिए वर्षा तापमान पर निर्भर करती है। यानी कि तापमान अधिक होगा तो ज्यादा आर्द्रता होगी, ज्यादा पवनें ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने पर मेघों का निर्माण होगा, मेघों के निर्माण से वर्षा होगी। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तापमान उच्च होने पर वर्षा होगी ही। यह भी हो सकता है कि तापमान उच्च होने पर वर्षा हो ही ना। या फिर इसका एक और कनेक्शन है, याद रखिएगा, जब भी किसी स्थान पर तापमान उच्च होता है तो सामान्य क्रम में वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तापमान कम हो जाता है। तो इन स्टेटमेंट्स को जो है अपने कॉपी पर नोट डाउन करें कि इन सभी का आपस में इन जनरल क्या संबंध है। क्लियर? अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि सागर से दूरी क्या होती है, तो अब समझिएगा, मान लेते हैं कि ये जो भाग है इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं तो बच्चों ये है बेसिकली यूरोप वाला भाग। क्लियर? इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये वाला जो भाग है इसे ग्रीक कहा जाता है। इस प्रकार से ये वाला जो भाग मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे इटली कहा जाता है। इससे चलते हुए आएंगे तो ये जो क्षेत्र है इसे पश्चिमी यूरोप और तथा ये ऊपर वाले भागों को जो है वो स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये भाग जो है ये अफ्रीका कहा जाता है। और याद रखिए अफ्रीका वाले इस भाग में आपको जो है वो अन्य प्रकार के पर्वत देखने को मिलेंगे। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप का जो ये वाला भाग है, ये पोर्शन है जिसे मैं अभी प्लॉट करने वाला हूं, जस्ट अ सेकेंड, इस पोर्शन को ध्यान से देखें। ये जो भाग है ये भाग ज्यादा समीप है किसके? सागर के। अब याद रखिए कि
इसके कंपैरिजन में आप जो पीछे वाला भाग है अगर इसे देखें, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं ये जो पोर्शन है यूरोप का, इसे देखें तो आप पाएंगे कि यूरोप के इस भाग में आपको जो है वो सागर से दूरी अधिक दिखाई देगी। अब इस चीज को समझिए कि यूरोप के अंदर ही एक क्षेत्र ऐसा है जहां आपको शीतकाल में वर्षा देखने को मिलती है। क्लियर? यानी कि जब विंटर्स होंगे या सर्दियों का मौसम होगा तो इस स्थान पर वर्षा होगी, लेकिन ये जो भाग होगा इसमें किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं हो रही होगी। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सागर से दूरी। याद रखिएगा, जब भी किसी स्थान की सागर से दूरी अधिक होती है तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर वर्षा का पैटर्न चेंज हो जाता है। और इस चीज को बेहतर तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यूरोप में जो वर्षा होती है पश्चिमी भाग में, खासकर इसमें, ये शीत ऋतु में ही क्यों होती है? इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय जो है सागर से आने वाली पवनें यूरोप के अंदर प्रवेश करती हैं और गर्मी के समय ये पवनें जो है वो यूरोप से चलते हुए बाहर जाती हैं। तो इस चीज से आप समझें कि सागर से दूरी बढ़ने के साथ साथ याद रखिएगा एक प्रभाव देखा जाता है जिसे कहा जाता है समकारी प्रभाव, या फिर इसे बोला जाता है मैरीटाइम इफेक्ट। अब ये मैरीटाइम इफेक्ट या समकारी प्रभाव क्या है? तो कुछ नहीं, इस चीज को माइंड में सेटल डाउन कर लें कि जब कभी किसी क्षेत्र में, इस प्रकार से फाइन, जब कभी किसी क्षेत्र में पवनों का आगमन सागर से स्थलखंड की ओर होगा तो याद रखिएगा कि सागर से आने वाली जो पवनें हैं उनमें आर्द्रता अधिक होगी, वो पवनें पहुंचेंगी तो वो पवनें जो है वो वर्षा कराएंगी। तो इस चीज को कंक्लूड करें अपने माइंड में कि सागर से दूरी बढ़ने के साथ सामान्यतः वर्षा का क्रम कम होता है। इसके अपवाद जरूर होंगे, लेकिन आप हमेशा पाएंगे इससे बहुत सारे प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार से याद रखिए कि जो पृथ्वी की वायुदाब की पेटियां हैं ये भी काफी कुछ वर्षा को डिफाइन करती हैं। मैंने आपको जिस क्लास में समझाया था ट्राइसेल्युलर डायग्राम अर्थात त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम, उस डायग्राम में हमने डिटेल में देखा था, उसमें हमने समझा था कि अगर कोई क्षेत्र जो है वो उच्च वायुदाब की पेटी में आएगा तो याद रखिएगा उच्च वायुदाब की पेटी में हर बार जो है वर्षा उच्च होती है। कारण क्या है? उच्च वायुदाब में पवनें जो है वो उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर कोई स्थलखंड उसके बीच में आता है तो आप पाएंगे कि पवनों के प्रवाह के कारण वहां पर वर्षा होती है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कोई क्षेत्र जो है यदि आपको देखने को मिले कि उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर ही पूरा बसा हो तो यहां पर पवनें ऊपर जाकर डिस्पर्स हो जाती हैं या फिर नीचे आकर खत्म हो जाती हैं। अब ये दोनों ही कंडीशन जब किसी स्थान पर होंगी तो चक्रवाती तथा प्रतिचक्रवाती स्थितियों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है तो आप वीडियोस को प्रीवियसली जाकर ध्यान से देखें, मैंने वहां समझाया है कि चक्रवाती और परिचक्रवाती या प्रतिचक्रवाती वायुमंडलीय परिस्थितियां किस प्रकार की होती हैं। अब अगर कोई क्षेत्र निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब या इस प्रकार के क्षेत्रों में आता है तो आपको सामान्य तौर पर देखने को मिलता है वहां वर्षा का क्रम जो है वो बदल जाएगा। ओके, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को जो है वो प्रभावित करते हैं। ओके, अब सेकेंड डायमेंशन समझे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अलावा क्या कोई और फैक्टर है जो जलवायु को प्रभावित करता है तो आइए इस चीज को देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, याद रखिए कि सामान्यतः भी कोपेन ने इसी आधार पर इस चीज को समझाया है कि पृथ्वी में अगर आपको जलवायु क्षेत्र को समझना है तो आपको उस स्थान के कुछ गुणधर्मों को समझना होगा। कैसे समझना होगा तो देखिए ध्यान से, याद रखिए कि जो प्रकृति है यहां पर नेचुरली कुछ प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। अब देखिए वनस्पतियां क्या हैं? वनस्पतियां वास्तव में परिणाम है किसी क्षेत्र की जलवायु का। तो अगर आप उसके परिमाण को समझ लें या उसके रिजल्ट को समझ लें तो आपको इजीली समझ में आएगा कि उस स्थान पर एग्जैक्ट जलवायु कैसी है। तो याद रखिए कि जलवायु निर्धारित करने वाले कारक हमने पहले देखा। अब हम देखते हैं उन कारकों के कारण किसी स्थान पर किस प्रकार की जलवायु आई। अब जलवायु को समझने के लिए हमारे सामने जलवायु कभी हमें सामने से दिख नहीं सकती, लेकिन जलवायु के होने से उसका जो परिणाम निकलता है वो परिणाम हमें सामने दिखता है। तो हम उस परिणाम के आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जलवायु एग्जैक्टली कैसी है। ये बिल्कुल वही है कि अगर किसी स्थान पर हवा चल रही है तो आपको हवा दिखाई नहीं देगी, लेकिन
अगर आप उस स्थान पर कोई झंडा लगा लें तो झंडा जिस दिशा में लहराएगा वो दिशा उस स्थान की वायु की दिशा होगी। तो इसी आधार पर समझें कि पृथ्वी पर कहां पर कैसी जलवायु है, आप वहां उसका रिजल्टेंट अर्थात वहां की वनस्पतियों को देखकर समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर किसी स्थान पर वन है, अगर किसी स्थान पर वन देखने को मिले, अब यहां वनों का भी प्रकार है, याद रखिएगा, या तो होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार या होगा पर्णपाती वन। इसी प्रकार से हो सकता है उस स्थान पर जो है वो घास का मैदान हो, अर्थात वहां वृक्षों की संख्या उतनी अधिक नहीं है परंतु हरियाली देखने को मिल सकती है। अब ये हरियाली साल भर होगी या कभी कभार होगी, तो इस चीज को समझने के लिए आपको देखना होगा कि साल भर हरियाली तब हो सकती है जब वहां आर्द्रता या वर्षा हो रही हो। तो इसे हम शीतोष्ण घास के मैदान या फिर उष्ण घास के मैदान कह सकते हैं। और याद रखिए शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं अपने पर्यटन के लिए, और जो उष्ण या मैं कहूं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो घास के मैदान हैं, याद रखिएगा ये अपनी फॉरेस्ट फायर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहां मैंने समझाया कि फॉरेस्ट फायर एग्जैक्टली क्या होती है। तो समझिएगा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अपने जंगलों की आग या फॉरेस्ट फायर के लिए प्रसिद्ध होते हैं और ये इनका प्रतिरक्षा तंत्र है। याद रखिएगा कि अगर किसी स्थान पर फॉरेस्ट फायर लगती है नेचुरली तो इसका मतलब है वो घास का मैदान अपने आप को वृक्षों के आवरण से बचाने के लिए ये कार्य करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि घास के मैदान आपको जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं वन तथा घास के मैदान, ये तो वो टाइप हो गए जो हम सामान्यतः समझ सकते हैं, परंतु कुछ और भी ऐसे वानस्पतिक इंडिकेटर्स हैं जो हमें समझाते हैं कि किसी स्थान पर जलवायु कैसी होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि टुंड्रा वनस्पति, अब याद रखिए ये टुंड्रा क्या होता है। तो टुंड्रा को समझने के लिए आप ऐसा समझें, ये कम हाइट के पौधे होते हैं और ये पौधे तभी आपको कहीं दिखाई देंगे जब किसी स्थान पर लगभग 8 से 9 महीने तक आपको बर्फ का आवरण देखने को मिले, लेकिन ये बर्फ का आवरण हटेगा जरूर। और याद रखिएगा कि इस प्रकार की वनस्पति का निर्माण तब होता है जब किसी स्थान पर जो विंटर्स हैं अर्थात जो शीत ऋतु है ये काफी ज्यादा हार्ड हो, यानी कि शीत ऋतु में तापमान एक्सट्रीमली कम हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा कम होने पर जो हिम का आवरण है ये बढ़ जाएगा। और हिम का आवरण बच्चों बढ़ने पर आप पाएंगे कि उस स्थान पर कोई वनस्पति नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वहां समर्स आएंगे, जैसे ही वहां पर गर्मी का मौसम आएगा, आप पाएंगे कि बर्फ पिघलेगी। पिघलने के बाद वो जो पानी बनेगा उसे जो मृदा है वो अवशोषित करेगी और अवशोषित करने के पश्चात वहां पर वनस्पतियों का विकास देखने को मिलेगा। अब याद रखिए कि जिस समय वनस्पतियों का विकास होगा उनकी लाइफ कम होगी। कारण क्या है? कुछ ही दिनों बाद जो है वो फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हिमपात होगा वो वनस्पति समाप्त हो जाएगी। तो चूंकि उसका ग्रोइंग पीरियड बहुत कम है, वनस्पति उतने ही समय में अपने फूल दे देगी। अगर कोई फल हो तो वो फल भी दे देगी, यानी कि हाइट कम होगी, हाइट कम होने के साथ उसमें फूल आएंगे, फूल आने के साथ उसमें फल भी आएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएंगे। तो टुंड्रा का क्षेत्र और टुंड्रा की वनस्पति ये बताती है कि उस स्थान पर जो जलवायु है वो किस प्रकार की होगी। क्लियर? तो टुंड्रा के केस में इसकी वनस्पति जो है वो जलवायु का इंडिकेटर होगी। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्थान पर वन है, घास के मैदान है, टुंड्रा है, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो याद रखिए एक और डायमेंशन होता है जिसे हम कहते हैं आर्द्र क्षेत्र, या मैं कहूं आर्द्र भूमि क्षेत्र। अब याद रखिए जब किसी स्थान पर आर्द्र भूमि क्षेत्र विकसित होगा तब के केस में किस प्रकार से आप उस स्थान की जलवायु का अंदाजा लगा सकते हैं। तो समझिए आर्द्र भूमि क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो जमीन जो है वो सागर के बिल्कुल पास है, अर्थात वो तटीय क्षेत्र है जिस कारण सागर का जल जो है उस स्थान पर आकर भर जाता है और आर्द्र भूमि का निर्माण करता है।
या तो दूसरी कंडीशन होगी कि वो सागरीय क्षेत्र के आसपास ना होकर सागरों से काफी ज्यादा दूर है। और याद रखिए, अगर ये सागर से दूर है, इसका मतलब है या तो यहाँ झील है या तो कोई नदी आकर अपना पानी यहाँ पर विसर्जित करती है। और दोनों ही केसेस पे उस स्थान की जलवायु का अंदाजा आप आसानी से लगा पाएंगे। कैसे? तो समझिएगा, अगर किसी स्थान पर आर्द्र भूमि क्षेत्र है और साल भर बना रहता है, इसका मतलब है कि उस स्थान पर तापमान की कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगी, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपको एक जो है वो झील देखने को मिलती है किसी स्थान पर, जैसे हम एग्जांपल ले लें राजस्थान का, तो राजस्थान में आपको सांबर झील देखने को मिल रही है, लेकिन राजस्थान में तो मरुस्थल है। तो अब यहां अंदाज आप इस बात से लगाएंगे कि जो थार का मरुस्थल है, नो डाउट ये एक मरुस्थल है, लेकिन यहां पर तापमान साल भर 48 डिग्री सेल्सियस नहीं होने वाला। क्लियर? यानी कि यहां का जो मरुस्थल है ये हाइपर एरिड नहीं होगा, ये अत्यधिक सूखा नहीं होगा। यहां अगर झील रह पा रही है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इसका मतलब है इस स्थान पर कुछ ना कुछ वर्षा जरूर होती है। क्लियर? यानी कि नो डाउट कि आप उस क्षेत्र को कहेंगे कि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन आप उसको मरुस्थल की उस कोटि में डालेंगे जहां पर वर्षा कुछ मात्रा में देखने को जरूर मिलेगी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कोई आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो तटीय क्षेत्र में है, तब ये क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिए, तटीय क्षेत्र में अगर कोई आर्द्र भूमि क्षेत्र है तो ये इंडिकेट करता है कि वहां सागर का जल आकर भरता है। और याद रखिए, अगर किसी स्थान पर सागर का जल आकर भरा है, इसका मतलब है कि वो जो तट है वो एक प्रकार से चट्टानों से निर्मित तट है। और याद रखिए कि चट्टानों से निर्मित जो तट होंगे वहीं पानी भर पाएगा, और पानी जब भरेगा तो मृदा का जो है उसमें आवरण आ ही जाएगा। अब यहां समझिएगा कि पानी भर पाया, चट्टान थी, और चट्टान थी ये क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिए, इंडिकेट करता है कि वहां की भू आकृति कभी परिवर्तित हुई है। ये जलमग्न तट का एग्जाम्पल है। अब जलमग्न तट कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको जब सागर विज्ञान समझाऊंगा या जब हम पढ़ेंगे बेसिकली ओशनोग्राफी, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या कारण है कि प्राकृतिक बंदरगाह बनते हैं या क्या कारण है कि कुछ स्थानों पर बंदरगाह बनाना काफी कठिन होता है। तब हम डिस्कस करेंगे जलमग्न तट किस प्रकार से होते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस भी स्थान पर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है जहां आर्द्र भूमि क्षेत्र विकसित होता है सागरीय भाग में, तो वहां पर याद रखिएगा कि उस स्थान पर सामान्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड निर्मित होते हैं। अब ये निर्मित तो हो गए, लेकिन वहां ये जलवायु में क्या इंडिकेटर्स हैं, ये क्या दिखाते हैं? तो याद रखिएगा, अगर तटीय क्षेत्रों में आर्द्र भूमि है, इसका मतलब है कि वहां पर पर्याप्त वर्षा हो रही है। क्योंकि याद रखिए, पर्याप्त वर्षा होने पर ही तटीय क्षेत्र का जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि सागर से आने वाला जल के लिए सारी वनस्पतियां अडॉप्टेड नहीं होती, अनुकूलित नहीं होती। तो जो पानी में ग्रो होने वाली वनस्पति होगी वो इक्का दुक्का ही होगी। लेकिन आप पाएंगे कि अगर वहां वनस्पतियों का आवरण, यानी कि उस क्षेत्र के आर्द्र भूमि में वनस्पतियों का आवरण ठीक ठाक है, तो ये इंडिकेटर है कि वहां पर वर्षा ज्यादा हुई है, और सागर के जल भराव के अलावा भी वहां वर्षा का आवरण अच्छा है। तो तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी वनस्पतियां जो है वो समझाती हैं, और इन्हीं वनस्पतियों का अध्ययन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उस स्थान पर जलवायु कैसी होगी। ओके, अब देखिए, हमने एक देखा, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमने बच्चों देखा कि इस प्रकार से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। कारक देखने के पश्चात हमने देखा कि जलवायु सामान्यतः अगर हमें समझना है तो इसे हम समझ सकते हैं वहां उस स्थान की वनस्पतियों को देखकर। अब तीसरी चीज पर आते हैं और अंतिम चीज पर आते हैं। याद रखिए, हमने देखा था कि पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां किस प्रकार से हैं। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों का क्रम जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहां पर बीच वाले भाग में अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको तापमान उच्च, दाब निम्न है। इसके ऊपर जाएंगे तो उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको जो है तापमान उच्च मिलेगा, लेकिन दाब भी उच्च मिलेगा। क्लियर? यानी कि यहां पर जो वायुदाब की पेटी है, इसका निर्माण वास्तविकता में किस कारण से हुआ है? हवा के नीचे गिरने के कारण। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्षेत्र इन्हीं स्थानों पर आता है, तब की कंडीशन में भी उसकी जलवायु में या उसके जलवायु क्षेत्र में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे? तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है वास्तविकता में पृथ्वी,
जस्ट अ सेकेंड, हमें यहां पर जो प्लेट्स हैं उसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मैंने वायुदाब की पेटियां ड्रॉ करी, आई थिंक सभी बच्चों को बेहतर तरीके से याद होगा अगर उन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड करी होगी। तो ये पेटी कौन सी होगी? ये पेटी वास्तविकता में होगी निम्न वायुदाब की पेटी। कारण क्या है? तापमान उच्च, दाब निम्न। तो ये है लो की, जस्ट अ सेकेंड, ये है लो प्रेशर की, ये है बेसिकली लो प्रेशर की पेटी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं जो ऊपर वाली पेटी होगी, ये कौन सी होगी? तो ये बेसिकली होगी हाई प्रेशर। इस प्रकार से ऊपर वाली भी होगी लो और ये होगी हाई। अगर किसी स्टूडेंट को इस चीज में डाउट हो तो याद रखें, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जहां पर मैंने इसे डिटेल में समझाया है। अब याद रखें कि अगर कोई क्षेत्र इस प्रकार के विन्यास में आता है तो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कोई लो प्रेशर के एरिया में आएगा तो इस प्रकार से वो एक महाद्वीप है मान लेते हैं, तो उसके बीच में से जो है वो पास होगी क्या बच्चों? भूमध्य रेखा। इसे कहा जाएगा भूमध्य रेखा। इस प्रकार से आप पाएंगे इसके ऊपर और इसके नीचे यहां पर कर्क तथा मकर रेखा होगी। और याद रखिए, कर्क और मकर रेखा से उस स्थान पर जो है वो व्यापारिक पवनों का आगमन होता हुआ दिखेगा। अब याद रखिए कि जो व्यापारिक पवनें हैं जब उस स्थान पर चलेंगी तो उस स्थान में जिस भाग पर वो प्रवेश करेंगी, याद रखिए उस भाग में जो है वो अत्यधिक वर्षा कराएंगी, अर्थात उसके पश्चिमी भाग में, माफ कीजिएगा, उसके पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेंगे सदाबहार वन सामान्य तौर पर। इसके पश्चात आगे बढ़ने पर आपको उस स्थान पर जो है वो पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। कारण क्या है? कारण यही है कि पवन जब अंदर गई तो धीरे धीरे करके उसके अंदर आर्द्रता की मात्रा कम होती गई। इसी प्रकार से आप पाएंगे उसके बीच वाले भाग में आपको देखने को मिलेंगे घास के मैदान, और इसी प्रकार से आखिर में आपको देखने को मिलेंगे उस स्थान पर क्या? उस स्थान पर मरुस्थल। और याद रखिए कि सामान्यतः बच्चा सिर्फ इतना पढ़ता है कि किसी स्थान पर पश्चिमी भाग में ही क्यों मरुस्थल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब सागर के ऊपर से व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं तो सागर के जल का ऊपरी भाग, अब इसे इस प्रकार से समझें, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर जो है वो सागर का जल भरा हुआ है, इसके ऊपर से यदि पवन जाएगी तो याद रखें सूर्य से आने वाला प्रकाश सागर के अंदर केवल और केवल 200 फीट की गहराई तक ही जा पाता है। यानी कि आप सागर को अगर देखें तो ऐसा नहीं होगा कि आप सागर के तल को देख पाते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर आप देखें तो एक गहराई तक ही देख पाते हैं, क्योंकि उस गहराई तक ही प्रकाश जो है वो पहुंच पाता है। तो ये गहराई क्या होती है? ये गहराई सामान्यतः 200 फीट के आसपास होती है। क्लियर? और अगर इसे माइन्यूटली देखें तो 196 मीटर तक भी ये जाती है। क्लियर? अब ये जो 200 फीट तक का अगर वो भाग है जिसे हम कहते हैं कि सामान्य रूप से ये एक फुटिक जोन है, तो याद रखिएगा जो फुटिक जोन होता है या वो क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहां के जल का तापमान बढ़ जाता है। और याद रखिएगा जल के तापमान बढ़ने के पश्चात हवा चलने पर जो ये जल है जो गर्म है ये इस महाद्वीप के इस वाले भाग में देखने को मिलेगा, और इस स्थान पर सागर का जल गर्म हो जाएगा और हम कहेंगे कि सामान्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है कि वहां पर है गर्म जलधाराएं। और इसी प्रकार से जब ये पवनें आगे निकलेंगी तो याद रखिएगा ये इस स्थान का जो जल है, जस्ट अ सेकेंड, इस स्थान का जो जल है आप पाएंगे कि इस जल को आगे बढ़ाएगी। जो जल यहां गर्म हुआ है उसे आगे की तरफ पुश करेगी, और याद रखिए जब पुश करेगी तो गर्म जल हटेगा तो अंदर से जब जल आएगा तो वो ठंडा होगा, अर्थात महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं देखने को मिलेंगी। और याद रखिए अगर ठंडी जलधारा है तो उसके ऊपर की वायु भी ठंडी होगी, ठंडी हवा भारी होती है और नीचे आएगी, और नीचे आने पर बच्चों याद रखिएगा तापमान बढ़ता है, संघनन की क्रिया नहीं होती और वर्षा नहीं होती, और इस कारण भी मरुस्थल का निर्माण होगा। और मरुस्थल की डेफिनेशन भी याद रखिएगा कि मरुस्थल में हमें ऐसा लगता है कि सामान्य रूप से तापमान उच्च होगा, या फिर अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम कह पाएंगे कि तापमान अत्यधिक कम होगा जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। पर ना ही मरुस्थल की डेफिनेशन है कि तापमान का उच्च या कम होना। मरुस्थल की जो वास्तविक परिभाषा है वो ये कहती है वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट,
अर्थात जहां कुछ उग नहीं सकता उसे मरुस्थल कहते हैं। ये जो मेरा फोरहेड दिख रहा है, याद रखिएगा ये एक मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि यहां कुछ ग्रो नहीं हो रहा। जहां पर कुछ उगता नहीं है उसे मरुस्थल कहा जाता है। और याद रखिए कि इस प्रकार से आप पाएंगे कि महाद्वीप के अंदर सबसे पहले आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके पश्चात पर्णपाती वन, इसके पश्चात घास के मैदान और इसके पश्चात मरुस्थल देखने को मिलेंगे, अगर ये उपस्थित कहां पर है? इस क्षेत्र में उपस्थित है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं हम आगे बढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर है हाई प्रेशर बेल्ट। अब याद रखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्थान पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो आप पाएंगे कि अगर कोई महाद्वीप इस स्थान पर उपस्थित है तो याद रखिएगा इस महाद्वीप को, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं इसे यहां ड्रॉ करूं, अब याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको देखने को मिलेगी हाई प्रेशर बेल्ट, तो यह हाई प्रेशर बेल्ट एग्जैक्टली कहां पर होगी? तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इस स्थान पर देखने को मिलेगी। अब याद रखिएगा कि जब कोई स्थान जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट पर आएगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे इस प्रकार से जो पवनें हैं वो यहां नीचे गिरती हुई मिलेंगी। अब याद रखिए कि जब कभी इस स्थान पर आपको नीचे गिरती हुई पवनें देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब यह है कि इस स्थान पर कभी भी आपको वर्षा उच्च होती हुई नहीं मिल सकती। और याद रखिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्थान पर वर्षा उच्च नहीं होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको सामान्य रूप से मरुस्थलों का विकास देखने को मिलेगा। और आप पाएंगे कि वो सारे मरुस्थल जिसे आप देख रहे होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, वो आपको उच्च वायुदाब की पेटी या व्यापारिक पवनों के आसपास देखने को मिलेंगे। और वो मरुस्थल जहां आपको तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन या मैं टेम्परेचर का उतना ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म देखने को नहीं मिलता, तो याद रखिए कि उस स्थिति में आप पाएंगे कि वहां पर वो क्षेत्र उच्च वायुदाब की पेटी के आसपास आता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि पवनें जो हैं वो कई बार ऐसा होगा कि यहां से, अगर मैं आपसे कहूं कि पवन जो है वो इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लें, आइए देखते हैं। याद रखिए भारत के तिब्बत वाले भाग से इस स्थान से पवन इस प्रकार से ऊपर जाती है और याद रखिएगा ऊपर जाने के पश्चात जो है ये डिस्पर्स होती है और ये डिस्पर्स होने के बाद इस प्रकार से नीचे गिरती है। डिस्पर्स होने का मतलब है उस पवन का, उस हवा का जो है वो टूट जाना या बिखर जाना। और याद रखिएगा बिखरने के पश्चात जो है वो इस प्रकार से भारत में पुनः प्रवेश करती है। और बच्चों इसे ही कहा जाता है कि तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण भारत में जो वर्षा है वो उच्च होने लगती है। तो आप पाएंगे कि किसी भी स्थान में हाई प्रेशर का निर्मित होना या उच्च दाब के क्षेत्र का निर्मित होना उस स्थान पर उसकी एरिडिटी अर्थात शुष्क होने को प्रभावित कर देता है या फिर उस स्थान की जलवायु को बदल देता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं जो लो प्रेशर की बेल्ट है, यहां पर आपको जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा जब किसी स्थान पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलेंगे तो मैंने आपको उस चैप्टर में पढ़ाया था, याद करिएगा कि ये उस स्थान की जलवायु या मैं कहूं सामान्य तौर पर मौसम, इसे जो है वो क्या कर देते हैं, इसे मॉडिफाई कर देते हैं, अर्थात इसमें चेंजेस ला देते हैं। मान लेते हैं किसी स्थान पर यदि वर्षा अधिक हो रही थी या फिर वर्षा कम हो रही थी, दोनों ही कंडीशन पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर हिट करेगा तो याद रखिएगा उस स्थान की जलवायु को वो बदल देगा, उस स्थान के खासकर मौसम को वो बदल देगा। भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में आप पाएंगे ठंडी पड़ रही थी और पड़ते समय जो है वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की पवनें जब आई तो ये वास्तविकता में हमारे यहाँ क्या लेकर आएंगी, हमारे यहाँ मॉडिफिकेशन लेकर आएंगी। क्लियर है? तो याद रखें कि इस वाली बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव और यही प्रभाव जो है वो चेंज कर देता है वहां की मौसम की कंडीशंस को। अब यही वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी से बच्चों जाकर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि यहां शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों बनते हैं।
परंतु वो विद्यार्थी जो डायरेक्टली आज के इस वीडियो में आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि याद रखिएगा कि आप पाएंगे कि चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये वास्तविकता में निर्मित होते हैं किसके कारण? वाताग्र के कारण। और याद रखिएगा कि वाताग्र का निर्माण तभी होता है जब दो विषम वायु राशियां एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती हैं। और आप पाएंगे कि यहां से आती हैं बेसिकली ध्रुवीय पवनें और इस स्थान से आती हैं बेसिकली पूर्वा पवनें, पछुआ पवनें। क्लियर? तो पछुआ पवनें तथा ध्रुवीय पवनें, इनके मिलने के कारण जो है ये दोनों की जो नेचर है, प्रकृति है, वो भिन्न है। और भिन्न प्रकृति की जब वायु राशियां आपस में मिलती हैं और इनका टकराव होता है तो उस कारण जो है वो निर्माण होता है किसका? चक्रवाती कंडीशंस का, या सीधा सीधा कहें तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का। क्लियर? तो हमने ये देखा कि किसी स्थान पर अगर जलवायुवीय परिस्थितियां अलग अलग हैं तो उस स्थान पर आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है जलवायु क्षेत्र का अलग अलग होना। आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा। हमने बेसिकली 3 डायमेंशन देखे हैं। सबसे पहला देखा कि आर्द्रता, तापमान, या मैं कहूं आर्द्रता के लिए एक वर्ड और यूज होता है नमी, ये किस प्रकार से प्रभावित करेगी। सेकंड चीज हमने बच्चों देखी कि वहां की वनस्पति के आधार पर भी आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि वहां किस प्रकार की जलवायु हो सकती है, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि जलवायु कैसी होगी, और वो कैसी है ये हमें बताते हैं कौन? वहां के वन। और तीसरी चीज हमने देखी कि उस स्थान की भौगोलिक स्थिति ये भी निर्धारित कर देती है कि वहां की जलवायु कैसी होगी, और मैंने आपको इन क्षेत्रों के बारे में समझाया। याद रखें, अगर आप लोग और ज्यादा जानना चाहेंगे तो हम पढ़ सकते हैं वायु दाब की पेटियों का स्थानांतरण तथा इससे निर्मित होने वाला एक बायोम जो आपके एनवायरमेंट वाले सेक्शन में आता है, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। पर अभी हम जलवायु क्षेत्र का विभाजन चूंकि देख रहे हैं तो हम इन जनरल इन्हें देखेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों, इसमें हम देखने वाले हैं कोपेन का जलवायु विभाजन। और याद रखिएगा, कोपेन का जलवायु विभाजन जो है वो बिल्कुल कन्वेंशनल पार्ट है। अगर ये आता है तो सारे विद्यार्थी जो प्री क्लियर करके जाते हैं वो मेंस में इसे लिखते जरूर हैं, और अगर वो लिखते हैं तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप अहेड हो सकते हैं सभी से, अगर आप नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसे ठीक से अपने दिमाग में कंसोलिडेट कर पाएं तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम कोपेन का जलवायु विभाजन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ये वीडियो आपके लिए एक अच्छा मीडियम रहा होगा चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो इसके नोट्स ज़रूर बनाएं और याद से अपने जो कमेंट हैं उसे मेंशन कर जाएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।